बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क्र पाकिस्तान में आपका मेज़बान सलीम साथियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, चंद जुमलों से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ। कामयाबी वो नहीं जो सिर्फ हिसाब हो, बल्कि जो इंसानियत का काम आए। हमारा काम ही हमारी पहचान है। जो अपनी मेहनत से इस कौम का वक़ार बन जाए, वही हकीकी फ़क्र पाकिस्तान है। ये एक एहसास है जो हमें एक कर दे, ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें अजीम बना दे। जब हर दिल में इंसानियत का दर्द हो तो वही हमारी असल दौलत है। ये रोशनी है जो हर दिल में उम्मीद जगाती है। ये एक आवाज़ है जो हर दिल को पुकारती है। ये वो एहसास है जो हर मुश्किल में सहारा बनती है। ये इस कौम की सच्चाई है, ये इसका किरदार है, ये हमारे कदमों की ताकत है, ये हमारा वक़ार है, ये एक सफ़र है, ये एक नई मंजिल है, ये एक नया ख्वाब है, ये एक नया रास्ता है। ये मुल्क अजीम है और इसमें फ़क्र या लोग वो हैं जो अपनी मेहनत से इसका नाम रोशन करते। लेकिन हकीकी फ़क्र वो है जब कोई अपनी कामयाबी को सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए, खिदमत के लिए वक्फ कर दे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ना सिर्फ माली दुनिया में पेचीदगियों को समझा बल्कि इंसानियत की फलाह व बहबूद को भी अपना मकसद बनाया। मैं तारुफ़ कराने चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत से जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, NUA सिक्योरिटी के CEO भी हैं और माशाल्लाह एक अजीम शख्सियत है और स्टॉक एक्शन के अंदर अपने काम से जाने और पहचाने जाते और एहसास इंसानियत एक NGO चला रहे हैं जिसके वो फाउंडर भी है और बानी भी है। और मेरे साथ मौजूद है जनाब निसार अशरफी साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। निसार साहब, मैं देख रहा था आपके बारे में माशाल्लाह जो चीज़ें अभी जो मेरे सामने आई और इतने सारे शोबों जायत के अंदर आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बचपन से आगाज़ करता हूँ कि आपका बचपन कैसा था? शरीर से आप सीरियस थे या कोई मकसद लेके जहन के अंदर खाका लेके चल रहे थे, क्या था? जी जी, सबसे पहले तो मैं तकरीबन 15 साल तक इंडिया में था। हमारा गोंडल हुआ था तो वहाँ बहुत हम लोग शरारती थे और पढ़ते भी थे कि फिर जब पाकिस्तान आए 71 में तो इसके बाद 75 तक बड़ी जिद्दोजहद मुझे करनी पड़ी। इसके बाद मेरा एक विज़न बना कि मैं कुछ करूं अपने लिए। फिर 1977 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बना। तो जवानी कैसी थी आपकी? जवानी कैसी गुजरी? उसके अंदर भी सबको देख के काम की तरफ जुड़े, स्टॉक एक्शन की तरफ, या कोई आपका ख़ानदानी काम था, ये क्या था? हाँ जी, मेरा ख़ानदानी काम था और मैं तकरीबन 23 साल की उम्र में स्टॉक एक्सचेंज आ गया था। अच्छा। और मेरे वालिद साहब ने मुझे मेंबर बना दिया था। तो ये मेरे वालिद साहब स्टॉक के मेंबर थे, फिर उन्होंने मुझे बनाया। कोई ऐसा यादगारी लम्हा जो आपकी जवानी के अंदर गुजरा हो, कोई ऐसी चीज़ जो बचपन या उसके अंदर जवानी में कि जो आपको याद दिला रहा हो कि इस तरह की चीज़? ख़ास तौर पे हम लोग, इसलिए मुझे ये याद है कि 71 से 75 में हम लोग बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थे ना, तो मैंने बहुत तकलीफ़ उठाई। तो वो मुझे 4 साल है ना, मुझे बहुत ज़्यादा याद आते हैं कि अल्लाह ताला ने अभी इतनी नेमतें दे दी तो वो 4 साल को याद करता हूँ। मतलब क्या, यानी क्या मोमेंट था कि स्टॉक एक्शन को छोड़ देना चाहिए था? ये था कारोबार के हवाले से, इसके हवाले से नहीं बहुत नहीं, सारे क्राइसिस भी चले आए थे इस हाँ हवाले नहीं नहीं, स्टॉक एक्सचेंज से पहले मैंने जब बीकॉम किया, इसके बाद बहुत स्ट्रगल की कि मैं कोई ना कोई काम करूँ, लेकिन कोई काम मिलता नहीं था। फिर मैं क्वेटा जाता था, वहाँ के कैप लगाता था, फिर था। अच्छा। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 77 में वाजिद साहब पहले से मेंबर थे, हमारा मेंबरशिप कार्ड बंद था, उन्होंने मुझे दिया और इसी तरह से मेहनत स्ट्रगल करके अल्हम्दुलिल्लाह फिर आगे बढ़े। कितने लोगों के ऊपर आपकी फैमिली वो है? कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? कितने? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं 2 बेटे 3 बेटियां, सब शादीशुदा हैं। इसी तरह से मैं नाना दादा अभी नाना भी बन रहा हूँ इंशाल्लाह। तो इसी तरह से हम लोगों की 25 लोगों की फैमिली होता है। अच्छा, आपके बच्चों के अंदर भी यही शौक है या बच्चे भी इसी फील्ड में या कोई और नहीं, फील्ड मेरे में? 2 बेटे आज से 10-12 साल पहले स्टॉक एक्सचेंज में थे।
फिर आजकल ये लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कराची के ये पायनियर में से हैं, डिज़ाइन एंड डेप के नाम से इनका बहुत बड़ा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का फर्म है माशाल्लाह। और डिफेंस में है और मेहरान टाउन में इन लोग की तो फैक्ट्री है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी आपकी कोई जी वाबस्तगी जी है? जी जी कंस्ट्रक्शन के हवाले से मेरा बेटा अब्दुल कादिर है, ये काफ़ी काम कर रहा है, डिफेंस में है, बहरिया में है, इस तरह से। कोई पसंदीदा दोस्त जो आपको याद हो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, था या है या रहे, अभी तक चल रहा है? जी, एक मेरा दोस्त है अपने फवाद फिक्री करके, बहुत ही अच्छा दोस्त था और हम तकरीबन साथ ही रहते थे, करते थे। हाल भी अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे, 3-4 साल पहले इनका इंतकाल हुआ, लेकिन हर वक्त हम लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख में साथ होते थे। तो अभी कोई ऐसा दोस्त जिसको आप समझते हैं कि ये मेरे साथ अभी भी बहुत अच्छा चल रहे हैं और अभी भी काफ़ी हद तक बेहतर है? जी जी, मेरा एक दोस्त है ख़ास तौर पे अपने स्टॉक एक्सचेंज के ही मेंबर है, मतलब शाहिद बेबी ग्रोथ सिक्योरिटी वाले, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे टर्म्स है और अच्छे साथ होते हैं हम लोग। सियासत में दिलचस्पी है? कोई सियासत के अंदर कोई फेवरेट आपका? नहीं, सियासत में मैं कभी इतना कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन एक ज़माने में मैं है कि इमरान खान के लिए थोड़ा पीटीआई के लिए काम किया था। अच्छा। अच्छा, मैं मदीने की बात कर लूँ आपसे और फिर इसके बाद मक्के की बात करूँ। अक्सर देखता हूँ मैं आपको फेसबुक पे माशाल्लाह, रमज़ान के अंदर इधर मदीने की कोई ऐसी बात, मक्के की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी यादें कोई शेयर करना चाहें तो? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब दावत इस्लामी के पायनियर फाउंडर्स में से था ना, तो 1984 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से शुरू किया और अल्लाह ताला का करम था कि हर साल में 2-3 दफ़ा बुला लेते हैं। तो हज क्या था वहाँ से स्टार्ट किया। तो मदीना शरीफ में मैं जब भी जाता हूँ ने तो मेरी 2 या 3 जो ख़ास जो मिन्नत थी या नीयत थी, सईदुस्सौदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला के बारगाह में जब भी जाऊँ ने, वहाँ से मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके इनकी सिफारिश करूँ ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम 2-3 ऐसे हुए हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता। कहाँ अल्लाह पर ताला दोबारा से बताइए, मैं ज़रा सा क्या कह रहे थे आप, दोबारा बोलिएगा। ये कि मदीना शरीफ में जब भी मैं जाता हूँ तो सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला का मज़ार है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान का। जी जी जी, बिल्कुल। वहाँ जाके जो भी मैं दुआ करूँ न, वहाँ से जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनके सिफारिश लेके जाऊँ, तो मेरे 3 ऐसे जो हुए हैं अनबिलीवेबल, जो मेरी मिन्नतें पूरी हुई है कि मैं सोच नहीं सकता। क्या तो बात। माशाल्लाह मदीना मदीना है, मदीने से मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ आपका, जी और आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में भी आप फंड रेजिंग कमेटी में भी जी चेयरमैन रहे, और गोंडल मेमन जमात से गोला आपकी जमा वाबस्तगी है। तो प्रेसिडेंट था। जमात के आप सदर भी रहे, जमात में आपने क्या ऐसे काम किए, क्या समझते हैं कि इस वक्त मेमन बिरादरी को किस किस काम की ज़रूरत है और क्या काम आपके दौर में हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेमन फेडरेशन में भी काम किया और हमारी गोंडल मेमन जमात का मैं 6 साल का सदर रहा और अभी भी एडवाइजरी काउंसिल का मैं चेयरमैन हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हम लोग बहुत ही छोटे पाए से काम कर रहा था। फिर हम लोग जमशेद रोड पे एक मुश्किल से एक जगह ली थी, अब उसको बेच के हमने मुस्लिमाबाद पे बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह गोंडल मेमन एसोसिएशन का मरकज़ बनाया है। और अभी हम लोग ज़्यादातर हमारा मेन फोकस हो गया है पिछले 2 साल से एजुकेशन। एजुकेशन और आईटी में हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और लोगों को हमारे पास ज़कात का फंड भी आता है ने, जो बेचारे ज़कात लेना नहीं चाहते वाइट में, तो तकरीबन 50 बच्चियों को हम लोग ये वाइट फंड से तालीम दे रहे हैं और आगे बढ़ाते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त। तो मेमन बिरादरी के अंदर आप क्या समझते हैं अभी कौन से काम की ज़्यादा ज़रूरत है और कौन से काम की ज़रूरत नहीं है अभी, यानी मतलब किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए आपकी नज़र में? मैंने मेरा ख्याल है कि एजुकेशन पे फोकस इसलिए करना चाहिए कि देखें हमारी मेमन बिरादरी में मेरे पास इतनी जमातें एज एहसास इंसानियत के हिसाब से आते रहते हैं ना, तो लोग बहुत पीछे हैं और एजुकेशन पे मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ ताकि कम से कम ये लोग अपने पैर पे खड़े रह सके। और साथ साथ हमने तो एहसास इंसानी फाउंडेशन के जरिए एक ऐसी वो बना रखी है कि लोगों को हम आगे जाके कहीं न कहीं रोज़गार भी दिला देते हैं। आपने अपने दौर के अंदर गोंडल मेमन एसोसिएशन के अंदर कोई ऐसा काम जो अभी मुसलसल चल रहा है, इस हवाले से कोई काम किया? इसके लिए सबसे बड़ा ये एक तो एजुकेशन का चल रहा है और दूसरा हम लोगों ने ये तकरीबन जो स्कूटर और रिक्शे देने का जो सिस्टम चला रहे थे मेरे दौर से, वो अभी तक चल रहा है कि हमारे जितने भी अनएम्प्लॉय या बेरोजगार हैं ना, उनको ये सिस्टम हम फराहम कर। आज के दौर में ख़ासतौर पर हम बिरादरी लेवल पे देखें तो एक दूसरे की टांगें लोग ज़्यादा खींचते हैं, तो कोई ऐसा
यानी मोहब्बत करने वाले लोग मिले या ज़्यादातर तनकीद करने वाले लोग मिले, किस तरह का माहौल मिला? ये तो देखिए अल्लाह ताला खैर करे, ये ज़माना ऐसा है और एक ऐसा फितरत हमारी हो गई है कि भाई जैसे कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम देख नहीं सकते, इसकी वजह से टांगे तो खींची जा रही है। लेकिन मैं तो सबको एक ही मशवरा देता हूँ कि देखो, अगर हमको अल्लाह की रज़ा के लिए और इंसानियत की खिदमत करनी ही है तो फिर आपस में मिलजुल के क्यों नहीं करें। डिफरेंस ओपिनियन तो आते रहते हैं, लेकिन आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आपकी जमात में मिलजुल के काम किया जा रहा है या कर नहीं, रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से हमारी जो एक आपस में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई है और डेलीब्रेशन अथॉरिटी ऐसी सब लोगों को कमिटियाँ को दी गई है और हर सैटरडे हमारी मीटिंग भी होती है, तो जिसमें सब अपना अपना बताएंगे कि हमने क्या क्या किया, तो अच्छा जा रहा है। अच्छा, शादी पसंद की या घर वालों की पसंद? शादी मैंने अपनी पसंद की थी। अच्छा, और अगर अभी और मौका मिले मज़ीद शादियां करने का तो करेंगे? अभी ऐसा है कि मजीद शादी तो नहीं करूँगा, इसलिए कि 3 साल पहले मेरी फर्स्ट वाइफ का 44 साल का साथ था। उसकी अचानक हम लोग घूमने गए थे, वहाँ बाहर हार्ट अटैक हो गया, इंतकाल हो गया। तो इसके बाद अभी मुझे 2 साल हुए, अभी मैंने नई शादी की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ मैं खुश हूँ। अच्छा, अब मैं आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से आपने बरादरी के हवाले से, बचपन के हवाले से, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आपसे ये पूछूं कि इस वक्त माजी, हाल और मुस्तकबिल कैसा, यानी क्या चल रहा है, क्या कोई चार्मिंग है? स्टॉक एक्सचेंज में पिछले 2 साल से जो तेजी आई ना, तब बहुत ही अच्छी चार्मिंग थी। यानी आप समझो कि 85% पिछले साल का लोगों को अर्निंग हुई, इनके इंक्रीमेंट हुई इनके कैपिटल में। इस मरतबा तकरीबन 40 से 45% हो चुकी है। अभी 1,60,000 इंडेक्स पे अभी थोड़ा सा हेवी लेवल लगता है, तो इस वक्त थोड़ा वेट एंड सी करना चाहिए। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत जो रोज़ाना चेंज हो रही है, एक डगर के ऊपर नहीं है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी कम होती है। सियासत का उतार चढ़ाव इससे स्टॉक एक्शन पे कितना डिपेंड करता है? बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे आप देखें कि 3-4 साल पहले जो हमारी ये सियासी चेंजेस आ रही थी, कर रही थी, तब स्टॉक एक्सचेंज मुझे याद है बराबर कि 53,000 पॉइंट से 28,000 पॉइंट पे आ गई थी। बहुत ज़्यादा मंदी हो गई थी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये नई गवर्नमेंट आई, नहीं रही, तो स्टेबिलिटी आती रही। अभी क्या समझते हैं कि जिस तरह अभी सऊदीया के अंदर जिस तरह आपस के अंदर मायदे हो रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी हमारे? हाँ, नहीं, इम्प्रूवमेंट मजीद आ सकती है। और जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये लोग अपने पाकिस्तान फ़ौज और गवर्नमेंट ने मिल के जो काम कर रहे हैं, ये मुल्क के बेहतरी के लिए तो फ़िलहाल काम कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें जो भी कोई एड मिलती है, हम उसको खर्च कर डालते हैं और कर्जे नहीं होते हैं। हम दुनिया को देखें, जब तक इकोनॉमी हमारी मजबूत नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आज मुल्क की जो हालत देखें आप, जैसे सैलाब वगैरह आया, इतनी आप यकीन करें नुकसान हुआ है और इतनी गुर्बत बढ़ गई है, हमारे पास इतनी डिमांड आ रही है। तो ये तो सब गवर्नमेंट का काम है, इन लोगों को करना चाहिए। ये तो 4-5 हज़ार NGO है छोटी मोटी हमारे जैसे जो काम कर रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है। आप क्या समझते हैं इस वक्त सियासत का उतार चढ़ाव देख रहे हैं कि माशाल्लाह अगर इन्वॉल्वमेंट हमारे क्या कहते हैं आर्मी की भी, अगर इसकी भी हो तो बेहतर सूरत हाल आ सकती है? और अभी हम FBR के हवाले से भी देख रहे हैं कि हम अपने बजट के और ये जो टारगेट लेके चल रहे हैं उसके अंदर लोग परेशान हो रहे हैं, तो कैसे रिलीफ दिया जाए? क्योंकि आप तो पूरा का पूरा सिस्टम चलाते हैं, स्टॉक एक्शन को सब कुछ करते हैं। बात ये है कि देखिए, हमारे यहाँ भी सारे बिजनेसमैन वगैरह टैक्स देने के लिए भी तैयार है, हर चीज़ है, लेकिन टैक्स का इनको रिटर्न भी दुनिया में मिलता है, उस तरह से मिलना चाहिए ना। और FBR का निज़ाम में आपको कल की बात करूं कि ऐसा है कि अभी जैसे 30 सितंबर तक हम सब लोगों को जैसे अपना वो स्टेटमेंट अपने को पेश करने का है ना, इनका पोर्टल ही बंद पड़ा हुआ है। अब कहते हैं कि 31 अक्टूबर तक बढ़ जाएगी। तो हमें इन लोगों में खास तौर पे चेंजेस ले आना ज़रूरत है FBR। अच्छा, लोगों ने एक माइंड बनाया हुआ है कि 30 तो लाजमी डेट एक्सचेंज होगी, तो फिर सब उसी तरीके से वेट एंड सी कर रहे हैं कि शायद कोई पॉलिसी आ जाएगी। अभी भी कोई पॉलिसी की वो बात आने वाली है या नहीं, इस पर एक बात कर लेंगे और मुझे ब्रेक का इशारा और फिर इस पर आपको बताना लेंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद।
हाँ, एक मतलब फिर फ़ख्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी आपको खुशामदीद कहता है। साहब भाई आपसे गुफ्तगू हो रही थी इससे एफबीआर के हवाले से आप कुछ बता रहे थे कि हम जो है ना अक्सर वेट एंड सी की तरफ ही जाते हैं। तो क्या अभी कुछ ऐसी पॉलिसी आ रही है कि जिसमें रिलीफ मिलेगा या परेशान होगा आदमी? नहीं नहीं, मुझे कल मेरे जो बहुत बहुत हमारे लॉयर बहुत बड़े हैं, उनसे बात हुई ने, तो क्योंकि हमें भी तकरीबन 13 से 14 वेल्थ स्टेटमेंट में फ़ाइल करने हैं, तो इस पे जो फाइलिंग हो रही थी ना, तो कल तक हो नहीं रही थी, तो फिर लॉयर से बात की तो बोला आप फिक्र नहीं करें, हमारी बातचीत चल रही है कि 31 अक्टूबर तक टाइम मिल जाएगा। अच्छा, मतलब अभी से इन्होंने वो इशारा दे दिया कि 31 जी जी अक्टूबर। हाँ। लेकिन क्या पॉलिसी कोई अच्छी आने वाली है या इसी तरीके से चलने वाली है या कोई रिलीफ मिलने वाला है, या आपके जहन में क्या खाका है कि कैसे उसको जो है ना क्या कहते हैं अच्छे तरीके से कैच किया जाए कि जो सब टैक्स दे दे? देखिए जितनी ये लोग टैक्स में इजी करेंगे न, तो आसानी होगी। वजह मैं आपको बताऊं कि कोई भी काम अगर हमें सही मानों में हम फाइल भी रिटर्न करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हमें इनके ये लोग हैं न, हमारे ये स्टेटमेंट को पास ही नहीं करते। मतलब जैसे कि आप कुछ न कुछ हमें अंडर द टेबल दे, ये करें, इतने परेशान करते हैं कि बहुत से लोग तो आजकल मेरे स्टॉक एक्सचेंज में 2-3 दोस्त हैं, वो बेचारे कोर्ट में चले गए। तो ये जो निज़ाम एक अच्छा हो जाए ना, देखो दुनिया का निज़ाम इतना अच्छा है कि आप ऑनलाइन अपना स्टेटमेंट टैक्स वगैरह दे दो, करो, आपको कोई सर मैं इन्हेरसमेंट बहुत हो रही है। अच्छा, मैं आपकी इस तरफ आ जाता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने कारोबार को देख रहे हो तो बिल्कुल हर चीज़, हर जाविया, हर चीज़ को बिल्कुल सही फोकस करते हैं कि यार मैं मार्केट में ये चीज़ लेके आऊँ या ये है या मुझे इसका एडवांटेज मिलेगा, लेकिन एडवांटेज नहीं दिए जा रहे हैं। मतलब अगर कोई रिलीफ मिले, कोई एडवांटेज मिले कि भाई वो एनटीएन बनाए या कुछ इस तरह की चीज़ें आए, तो उसके अंदर क्या मसला क्या है, क्यों ऐसा होता है? मसला पता नहीं 75 ईयर से जो हमारा एक रूटीन हो गया है ना, पुराना ब्रिटिश सिस्टम के ज़माने से चल रहा है। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मतलब ये कि ये हमारी गवर्नमेंट की लूप होल है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो हर चीज़ कर सकती है। तो गवर्नमेंट यानी खुद नहीं चाह रही है, इसका मतलब नहीं चाह रही है। आप इतने इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। स्टॉक एक्सचेंज का कोई विजन, कोई ऐसी चीज़ कि शायद कोई अब नई पॉलिसी आए तो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तादाद बढ़ रही है, या वहीं खड़ा हुआ है? नहीं नहीं, फ़िलहाल तो 1.5-2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन स्टॉक एक्सचेंज में एक लाख और अपने क्लाइंट बढ़े हैं और अच्छी पोजीशन पे जा रहा है। और दूसरा है कि गवर्नमेंट भी स्टॉक एक्सचेंज में इस चीज़ पे गवर्नमेंट है ना काफ़ी फैसिलिटी दे रही है। और ख़ास तौर पे पहले जो अकाउंट नहीं खुलते थे, कि अकाउंट में इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन थी। एक आप जैसे मजीद एक अकाउंट हमारे पास आप खुलवाएंगे तो आपको 1.5 से 2 महीना लग जाता था। अब ये सिस्टम ये कर दिया है कि 48 आवर्स से 72 आवर्स में आपका अकाउंट खुल जाता है। शफाफियत आ रही है मतलब? जी जी, स्टॉक एक्सचेंज में शफाफियत काफ़ी आ रही है। इसकी वजह एक ये भी है कि स्टॉक एक्सचेंज में चाइना वालों का 40% स्टेक हो गया है ना, तो ये लोग बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सब कुछ लेके आ रहे हैं। अच्छा, हाल में इस दौर में सरमायाकारी के कौन से शोबे ऐसे जो पुरकशिश है और नौजवान भी इसके अंदर सरमायाकारी कर सकते हैं? अभी देखे फ्यूल एंड पावर है, इसमें मजीद काफ़ी गुंजाइश है, तेज़ी हो सकती है। और इसमें सीमेंट सेक्टर है, इसमें अच्छी खासी बाइंग है। और अच्छा, ये माली परेशानियों को जो हाथ होता है, एकदम गिर जाता है स्टॉक एक्सचेंज, एकदम उड़ जाता है, तो ये झटके जो है कैसे खुद हो जाते हैं या? नहीं, ये देखिए स्टॉक एक्सचेंज तो एक पार्ट ऑफ द ऐसा है कि इसमें अप एंड डाउन तो आती रहेगी। जैसे फ्राइडे को ओनली दोपहर के सेशन में आधे घंटे में इतनी अप डाउन हुई कि लोग मर गए। इसमें मैं तो यही कहूँगा कि जो सही मानों में इन्वेस्टर हो या जो होल्ड कर सकता है वही आए। हमारे यहाँ क्या है कि 25 से 30% डिपॉजिट लेके लोग हैं ना अपने से 4 गुना ज़्यादा काम कर देते हैं। फिर अगर मंदी हुई है तो इनका ऑटोमेटिक है, इनको माल बेचना पड़ता है, तो यूँ नुकसान हो जाता है। अच्छा अच्छा, अगर स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में दाखिल होना कब तक ऐसा होगा कि हम पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, या दुनिया की मार्केट के साथ साथ वो सही चल रही है, अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है इस पर? नहीं, काम तो बहुत करने की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह से जो इंडेक्स का लेवल है ना, यहाँ से मतलब एक 5-10 हज़ार पॉइंट मजीद बढ़ सकती है, लेकिन आगे जाके मंदी का चांस ज़्यादा है, क्योंकि एक अपने बहुत ऊपर लेवल पे चली गई है।
एक आम सा आदमी स्टॉक एक्सचेंज में कैसे आ सकता है, किस तरीके से कर सकता है, कि क्या देखे वो कितने, क्योंकि आप स्टॉक एक्सचेंज से वाबस्तगी रखते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे नाज़रीन जो प्रोग्राम देख रहे हैं अगर उसको आना चाहिए तो कितनी अमाउंट लेकर वो आ जाए, जैसे आपने कहा कि छोटे छोटे भी आ जाते हैं, तो कैसे आए अगर आना ही चाहे तो छोटे। देखिए स्टॉक के आने का यहाँ मसला ये है कि जैसे आप 5 लाख रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी एक आम आदमी छोटा आदमी आए तो फिर तो करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आ ही रही है, फॉरेनर्स की आ रही है, लोकल इंस्टीट्यूशन की आ रही है, इस तरह से है। तो मिनिमम अगर किसी के पास 5 लाख हो तो छोटा आदमी आके छोटे मोटे से लेके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता अब मैं आता हूँ आपके उस सवाल और जवाब की तरफ के जिसको देख कर मुझे ये महसूस हुआ और आपसे अक्सर मिलने का इश्तियाक हुआ, आपको देखते रहें, आपसे कई मुलाकातें हुई, आपका ताल्लुक़ भी मेमन बरदरी से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक़ भी मेमन बरदरी से, और अल्लाह ताला ने मेमनों के अंदर एक हिम्मत और वो इस्तेकामत दी है कि लोगों के फलाह व बहबूद के काम करे। तो मेमन की हिस्ट्री के बारे में आप बताएंगे, मेमन लोग कैसे होते हैं, क्या करते हैं और किस तरीके से इस काम में आते हैं, फिर वो आपकी एनजीओज़ की तरफ में आता हूँ। जी। एक्चुअल मेमन बिरादरी पे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल व करम है कि वो एक्चुअल अब्दुल्ला शाह साहबी ठट्ठा में है, उनके ज़माने से वो सिंधी थे, उधर से उनकी दुआ लगी, खिदमत करते थे, तो फिर मेमन कौम हुई। मेमन कौम हुई तो उन्होंने ख़ास उनके लिए दुआ की थी कि भाई आप फलोगे फूलोगे। तो मेमन कम्युनिटी में अल्हम्दुलिल्लाह एक ये तो वो है कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी अता किया है और इतना बड़ा दिल भी किया है कि ये लोग जहाँ भी जाएंगे ना मेमन कौम लोगों की खिदमत करती है। लोग समझते ये है कि मेमन कौम सिर्फ अपनी कौम के लिए ही फ़ायदा करती है, अपने लोगों के लिए ही फ़ायदा देती है, क्या ऐसा है या सबको नहीं नहीं, मतलब? ऐसी बात नहीं है, ऐसी अच्छा। बात नहीं है। मेमन कौम में भी मैंने देखा कि जैसे हमारी एनजीओ है, दूसरी एक ऐसी एनजीओ है जो पूरे पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रही है, चाहे किसी भी रंग नस्ल का हो, कोई भी जवान का हो, उनकी करती है। अच्छा, तो आप समझते कि जैसे हॉस्पिटल्स है, मस्जिदें हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, तो मकसद ये है कि सिर्फ आप अपने हॉस्पिटलों को आप मेमनों के लिए नहीं मखसूस किया हुआ, नहीं, मैं सबके। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं एहसास आपकी एनजीओ का नाम है, क्या सोचकर और क्या देखकर और किस तरह इस फील्ड में आए और क्या क्या अज़म लेकर आए कि मुझे करना चाहिए? आप मुख्तलिफ जमातों में, फेडरेशनों में इसमें काम करते, फिर एकदम इस तरफ आना क्या हुआ ये? इसका सबसे बड़ी वजह ये बनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यूँ 1984 से खिदमत के खल्क में, वेलफेयर में, दीनी काम में लगा हुआ था, दावत इस्लामी के साथ। फिर 1999 में सैलानी वेलफेयर जो इंटरनेशनल है, इसकी फाउंडेशन हम 7 दोस्तों ने रखी, 5-5 लाख रुपए निकाल के 35 लाख से सिलानी की सैलानी वेलफेयर आप बता का। रहे हैं? और मैं अच्छा। सैलानी वेलफेयर का 2013 तक 14 साल वाइस प्रेसिडेंट भी रहा और फाइनेंस का चीफ में था माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो ये सारा हमारे अंडर में चलता था और हम पूरे पाकिस्तान में काम भी करते थे। तो फिर क्या हुआ कि तंजीम बहुत बढ़ती भी गई, ये भी क्या गया, तो थोड़ा बहुत मतलब ऐसा हुआ कि मेरे दिल में ये आया कि यार मुझे एक खिदमत का शौक़ है। इसमें कभी ऐसा होता है ना कि अब वो तंजीम बड़ी हो जाती है तो काम करने में भी प्रॉब्लम होते हैं। तो फिर मैंने एक नीयत की कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और ताकत दे। तो मैंने हमारे घर पे 2018 में बैठ के 4-5 दोस्तों ने मिल के एहसास इंसानियत फाउंडेशन पाकिस्तान का हमने वो रखा, फाउंडेशन रखी। और वहाँ से 2018 से फिर मैंने एज ए CEO और चेयरमैन वहाँ से मैंने इसका काम किस शुरू किया। काम का, यानी फाउंडेशन ये आपने रखी, फेडरेशन पूरी बनाई, इसके अंदर कितने लोगों के ऊपर मुश्तमिल थी और किस किस ने थोड़ी सी क्या क्या सपोर्टिंग की? अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, नहीं चाहें अगर खामोश, क्योंकि साइलेंट से लोग कहते हैं कि अक्सर के सर हमारा जिक्र नहीं किया गया है, तो 6-7 साथी अगर उनका भी आप कह सकते हो, और किस काम का आगाज़ किया आपने? हमें हमारे साथ तकरीबन हमारे 7 रुकनी कमेटी है जो हमारे ट्रस्टी है सब। उसमें 3 लोग तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, 2 लोग बहुत बड़े चावल के व्यापारी है, इस तरह से एक मेरा बेटा अब्दुल कादर है जो ट्रेजरर है। वो अगर डिजाइन आप एंड चाहे तो लेक्चर उनके नाम भी शेयर कर सकते हैं, चाहे तो जैसे आपको अच्छा लगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ये हमारे वाइस चेयरमैन बिलाल गोडिल मक्की साहब हैं और हमारे ट्रेजरर मेरा बेटा अब्दुल कादिर हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी बहुत अच्छे हैं जनाब कासिम कादरी साहब, वो भी एक बहुत बड़ी गुलू की फैक्ट्री चलाते करते हैं। और जॉइंट सेक्रेटरी हमारे मोहम्मद रिजवान साहब हैं जिनका राइस का बहुत बड़ा काम है। अच्छा, क्या कहते हैं निसार साहब, किस काम से आगाज़ किया था स्टार्ट के अंदर?
हम लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे पहले काम ये किया था कि हमारे पास फंड बहुत कम था। आप समझे कि 30 लाख रुपए के फंड से 2018 में काम शुरू किया, थोड़ा थोड़ा निकाल के, और सिंध से हमने शुरू काम किया। नहीं, मैं आपके बारे में पहले भी पढ़ रहा था और देख भी रहा था, तो एक बालाकोट के अंदर बहुत बड़ा ज़लज़ला भी आया जी। था। उस वक्त मेरा ख्याल है एहसास नहीं थी शायद। बालाकोट नहीं, जल्द उस टाइम पे हाँ, नहीं थी इस टाइम। आपने वहाँ कोई एक ऐसा डिज़ाइन किया था कि भाई हम घर बना के, वो क्या? ये हमें पहले मैं आपको बताऊं कि जो ये 2018 से है ना, सिंध में हम बहुत जाते रहते थे, हमारा आई कैंप नहीं लगते तो वहाँ से हम लोगों ने 5 घर 10 घर इस तरह से बनाना शुरू किया। लोगों को, गरीबों को, जिनके झुपड़े थे, झुपड़पट्टी को तोड़ के पक्के घर बना के एक बाथरूम अटैच हर चीज़ बना के देते थे। इसी तरह से जाते जाते हम 2100 पे ऐसे पहुँचे कि हमने बालाकोट में भी 8 से 10 बनाए, पूरे KPK में, पंजाब में, बलूचिस्तान में हमने काफ़ी बनाए और सिंध में बनाए। तो याद है कितने शोबों में काम कर रहे हैं आप? हाँ, तो मेरे पास तो तकरीबन 8 से 10 शोबों में हम काम कर रहे हैं फिलहाल, मैक्सिमम। किस किस के अंदर काम कर रहे हैं? अगर मैं आई कैंप के हवाले से आपसे बात करूं देखिए, आई कैंप का तो देखा जाए नहीं तो मैं पिछले 25 साल से इंडिविजुअल तौर पे काम कर रहा हूँ। जैसे रहीम जानू साहब के साथ काम किया, हनीफ जानू साहब के साथ किया, हमारे एक दोस्त है जुनैद। क्या आई कैंप में क्या करते हैं आप? आई कैंप में हम जाते हैं कि जैसे पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी लोग हमें चौधरी वगैरह जो जगह देते हैं ना, तो पूरी आई सोसाइटी की टीम लेके हम जाते हैं वहाँ, और वहाँ जाके 3 दिन का कैंप लगता है, और तकरीबन वहाँ से 800 से 1000 ऑपरेशन हम करते हैं कैटरेक्ट के। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और इनको ऑपरेशन के पहले की और ऑपरेशन के 1 महीने के बाद भी की भी हम मेडिसिन देते हैं। अच्छा। इसी तरह तकरीबन हम लोगों ने उसका ये, फिर बाद में काउंटर चेक होता है 2 महीने? हाँ जी, काउंटर चेक किस तरह होता है कि 2 मरतबा होता है। एक थर्ड डे होता है कि भाई इनकी आंखों की रोशनी सही हुई कि नहीं हुई। इसके बाद 10 दिन के बाद है ना हमारी टीम फॉलो अप विजिट के लिए जाती है। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसको हमारी हर आई कैंप से सिंध, बलूचिस्तान, इधर कराची वगैरह में भी कुछ है? कराची में ऐसा है कि कराची में हमारे पास है नहीं, पूरे कराची के डेली बेसिस पे 10-20 पेशेंट आते कैटरेक्ट के ऑपरेशन पे। तो इधर हमारे दोस्त हैं डॉक्टर जावेद आई हॉस्पिटल है अल मुस्तफ़ा के करीब में, वहाँ पिछले 5-7 साल से वहाँ हमारे जितने भी मरीज हैं उनको कार्ड देंगे, VIP तरीके से फ्री में कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो जाता है। अभी बहुत मजीद और भी गुफ्तगू करनी है, और इतने तवील काम की लिस्ट है, और ये एक ही शख्स 6-7 के टीम के साथ चल रहे हैं, और ये चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे दिलों को सुकून देती है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ। हम तो यहीं आपके साथ मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मतलब फिर इस फ़क्र पाकिस्तान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी खुशामदीद करता है। नाज़रीन, एक ऐसा शख्स हमारे साथ मौजूद है जो 6 या 7 आदमी की टीमों के साथ इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आपको भी रश होगा, और ऐसे लोग अगर 20-25 और हो जाए तो हमारा पाकिस्तान कहाँ से कहाँ तरक्की की राह पर गामज़न होगा। एजुकेशन पे क्या काम हो रहा है सब? एजुकेशन पे हमारे कराची के अंदर 3 स्कूल बहुत बड़ी चल रही है जो मैट्रिक लेवल पे चल रही है, और हम फी सबिलिल्लाह उसको चला रहे हैं। सारा अच्छे से अच्छे टीचर प्रिंसिपल रखे हुए हैं। और वोकेशनल पे? वोकेशनल हमारे 7 चल रहे हैं। इसमें हमारे पास अभी तक 1800 बच्चियाँ हैं। कराची में 4 हैं, और एक KPK में है, एक आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में। क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं? उसमें हम लोग ख़ास तौर पे बच्चियों को सिलाई सिखाते हैं, और इसके अलावा मेहंदी का कोर्स भी कराते हैं, और अभी हमने नया काम शुरू किया है ब्यूटी पार्लर का और बेकिंग का भी। लोगों बच्चियों को बेकिंग का काम भी शुरू किया। अभी हमारा सईदाबाद पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बढ़ रहा है, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि तकरीबन 5 अक्टूबर की हम ओपनिंग सेरेमनी क्या बात। मदारिस के हवाले से भी जी, मदारिस के हवाले से ऐसा है कि हमारे पास
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनर वगैरह पाकिस्तान में अच्छे हैं तो देते हैं। तो तकरीबन पाकिस्तान में 200 मदारिस की हम खिदमत कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। ओह वेरी गुड। 200 मदारिस की खिदमत करते हैं, उसमें जितने भी बच्चे दरस निज़ामी पढ़ते हैं, हाफिज बनते हैं, वो वहीं रहते हैं ना, उनको हर महीने के हिसाब से जैसा मदरसा इसके हिसाब से जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं हम उनको खुराक सप्लाई करते हैं। अगर मैं मसाजिद कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करूं तो जी, मसाजिद का कंस्ट्रक्शन में हमारी अभी 26वीं मस्जिद अभी उगी हुई है, कैपी के उगी में हमने पिछले हफ्ते ओपनिंग सेरेमनी की। 27वीं हमारी सखर में बन रही है जो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ओपनिंग सेरेमनी हो जाएगी। माशाल्लाह। तो ये फैजान इब्ने आदम के नाम से, एक ही नाम से हमारी मस्जिद ये बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। राशन कैसे बांट रहे हैं आप लोग? हाँ? राशन ऐसा है कि रमज़ान में हम तकरीबन है 2,500 से 3,000 फैमिली को देते हैं, और इसी तरह से हर महीने हमारे पास 450 से 500 फैमिलियाँ फिक्स हैं जो उनको हर 3 महीने से 6 महीने तक देते हैं। फिर उनको चेक करते हैं, इसके बाद होते तो नई फैमिली अगर नीडी है तो उनको हम दे देते हैं। अच्छा, अगर मैं शादी मदद की बात करूं तो शादी मदद में ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 24 घंटे में अंदर है ना शादी की किसी की एक एप्लीकेशन आती है ना, वहाँ जाके हमारे बंदे चेक करते हैं, कहते हैं तो हम तकरीबन 25,000 से लेके 50,000 तक का इनको जो सामान घर का जो भी शादी में वो गिफ्ट देते हैं। क्या बात है। अच्छा, मेडिकल में अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे कराची में तादाद हमारी तकरीबन 15 से 20 हॉस्पिटल में हमारा काम हो रहा है, फ्री इलाज हो रहा है हमारा। हाँ, तो हमें 25-30% कोई हॉस्पिटल से जो भी डिस्काउंट मिलता है ना, बाकी 75% ऐसा से इंसानियत बर्दाश्त। क्या बात है। जनरल हेल्प किस तरीके से दे रहे हैं? जनरल हेल्प ऐसा करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा आ गया तो हाल हमने तकरीबन 12 लोगों को रोज़गार के लिए तकरीबन 80,000 के कार्ट्रेज टाइप के बना के दिए कि जिसमें कोई फल फ्रूट बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, सब कुछ कर रहा है। रमज़ान इफ्तारी पूरे पाकिस्तान में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये 200 मदरसे में पूरे पाकिस्तान में चल रही है। क्या बात है। बकरा ईद की कुर्बानी? बकरा ईद में हम आप 7 साल की एवरेज आप लगाएंगे ना तो हम लोग तकरीबन 140 से 160 हर साल है ना हमारी कुर्बानी गायों की होती है, सारी काऊ की। अभी तक 10,000 या उसके ऊपर हम लोग कर चुके हैं। लंगर और नियाज ऐसा है कि जितने भी बड़े छोटे दिन आते हैं करते हैं 12वीं से तो इस तरह होता है। तो हमारी एक डोनर है उसकी तरफ से है ना खुले आम पूरे पाकिस्तान में करते हैं। नागानी आफत में लोगों की मदद? नागानी आफत में जैसे अभी आपको मैं बात बताऊं जो चल रहा है ना, ये जैसे बारिश की वजह से सैलाब वगैरह हुआ ना, तो हमारे पंजाब और सिंध में परसों हमारी टीम पूरी सिंध गई हुई थी सुजावल में, जो सैलाब ज़्यादा को तकरीबन वो क्या कहते हैं मॉस्किटो की जो मच्छरदानी दी, इसी तरह से राशन वगैरह दिया। किसी को 4 पाए ख़त्म हो गए थे, डूब गए थे तो 4 पाए वगैरह इस तरह से गिफ्ट करते हैं। और अपना घर स्कीम में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कामयाब होते जा रहे हैं, बल्कि हमसे दूसरी तंजीमें हेल्प ले रही है कि हम बहुत रीजनेबल रेट में और अच्छी तरह से हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर भी मौजूद होते हैं। तो अभी तक 2100 साढ़े 2100 मकान बना चुके हैं, और अभी फ़िलहाल आज ही हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है कि थत्था से आगे एक जगह है, गरीब इलाका है बहुत, वहाँ 10 घर मिले हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वो 10 स्टार्ट हो जाएंगे। 50,000 से जायद ऑपरेशन आप लोग कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और कराची में हमारे डेली आप 100 से 150 ऑपरेशन कराची में होते हैं डेली। जैसा आपने मतलब 3 स्कूल तो आप चला ही रहे हैं, 200 मदारिस के हवाले से भी बात करें, और 26 मसाजिद बन चुकी है माशाल्लाह। और तकरीबन 2 लाख फैमिलीज को आप ये राशन ये वो हेल्प कर चुके हैं। हमारे पास टोटल कंप्यूटर जो रिकॉर्ड है 7 ईयर का, 2018 से 2025 ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% कंप्यूटर रिकॉर्ड के बता। 80,000 बच्चियों के जहेज का सामान आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दिया है, और लातादाद मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुके हैं। एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ कि हमारे पास 2 डोनर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान में ऐसे मिले हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में, ये शायद इसमें नहीं लिखा गया कि बोरिंग का काम बहुत बड़ा कर रहे हैं। हाँ, बोरिंग का काम। हाँ, हमने अभी तक नहीं ने तो 2,500 से 3,000 तो हैंडपम्प लगा चुके हैं, और 70 से 80 बड़े बड़े बोरिंग लगा चुके हैं। अभी पिछले 1.5 महीने के अंदर सुजावल, मीरपुर खास और अपने थर पाकर में हमने 12 बहुत बड़े बोरिंग लगाए। 10,000 से ज़्यादा कुर्बानी के जानवर आप तकसीम कर चुके हैं माशाल्लाह, लंगर और नियाज, और तकरीबन 2100 घरों की तामीर। ये 7 आदमी जो आप कर रहे, कोई ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊं जी कि 7 आदमी तो हैं, वो डायरेक्टर हैं। हम लोगों ने क्या एक अपनी शोबा संभाल दिया है। हमारे अंडर में टोटल तकरीबन
70 से 80 मुलाजिम हैं, मुलाजिम रखे हुए एम्प्लॉय हैं हमारे पास, और 350 पूरे पाकिस्तान में मुखलिस लोग हैं जो हमारे वॉलंटियर हैं, जिनके साथ हमारे पास व्हाट्सएप पे 30 से 35 ग्रुप है। हर वक्त हमारी टीम कांटेक्ट में होती रहती है, कहीं काम होता रहता है। चीज़ों की ज़रूरत है आपको, लोग भरोसे के साथ और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सबसे पहले खुद देते हैं, फिर उसके बाद वो करते हैं। किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो मेरे प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी मदद हो जाए? मैं आपके प्लेटफॉर्म से डोनर हजरात को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कल भी मैंने एक एडवर्टाइज चलाई थी, हमें हमारी नीयत है कि एडम लर्निंग सिस्टम के नाम से हमको तकरीबन 12 स्कूल बनाने हैं। कंस्ट्रक्शन के पैसे तो हमें को पेमेंट तो कोई ना कोई डोनर दे देता है, हमें जगह की ज़मीन की ज़रूरत है। कोई 400 या 500 गज का प्लॉट कोरंगी है, बल्दिया है, औरंगी टाउन है, केमाड़ी है, कोई ऐसी जगह पे हमें डोनेट मिल जाए ना, तो हमें स्कूल बनाने में आसानी को। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन में लोगों को इसकी जांच पड़ताल अगर कोई कहे कि भाई आप वाकई सही तरीके से पैसे लगा रहे हैं, कहीं लगा रहे हैं, कोई इस तरह की कोई चीज़? इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसा साफ और शफाफ कंप्यूटर निज़ाम है कि मिसाल के तौर पे आप आते हैं, अभी मेरी ऑफिस में स्टॉक एक्सचेंज में हमारी एसोसिएशन की ऑफिस है, आप आके देखा कि निसार भाई मेरा जो पेमेंट है पैसे आपने कहाँ खर्च किया। अच्छा, सारे जितने भी डोनर हैं उनको हर तरह से हम लोग इन्फॉर्म देते रहते हैं और हर चीज़ इनको बताया कि आपके पैसे कहाँ खर्च हुए, क्या हुआ। निसार भाई, आपसे आगाज़ के अंदर जब बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि इतना टाइम मैं कैसे बात करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब वक्त इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि मज़ीद और भी गुफ्तगू। कोई आखिरी में कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी बात कहना चाहेंगे जो मेरे क्या कहते हैं नाज़रीन को? मैं सब लोगों को ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान की कौम को, इन लोगों को ये पैगाम दूंगा कि देखे वाकई में पाकिस्तान की कौम बहुत दुखी है, इतनी दुखियारी है कि देख के रोना आ जाता है। और हम लोगों को मिलजुल के अपने नाइत्तेफाकियों को ख़त्म कर पे आपस में एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर हमें इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। और यकीन करें कि ये इंसानियत की खिदमत करेंगे नहीं तो हमको नींद भी अच्छी आएगी, अल्लाह ताला भी हमसे बहुत राज़ी होगा। और हदीस पाक में है कि हुकूकुल इबाद में आप इंसानियत की खिदमत करोगे तो अल्लाह ताला आपको इतना अजर देगा कि आप सोच नहीं सकते। तो मेरा यही पैगाम है सबके लिए। सर में बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और देखा कि हमारे ये मेहमान जो है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अपने आप को जिस तरीके से अपनी टीम के साथ और इस नीयत के साथ आगे की तरफ बढ़ें कि मुझे जो है अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के बंदों की खिदमत कैसी करनी चाहिए। और जब ये आदमी इस नीयत के साथ और सच्चाई के साथ जब आगे बढ़ता है तो अल्लाह की मदद आना शुरू हो जाती है। और फिर जब वो अपने हिस्से का काम करता है तो एक ऐसी टीम तश्कील हो जाती है और एक ऐसे लोग जुड़ते चले जाते हैं कि लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ 50-100 लोग अगर हमारे पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए आगे बढ़े तो मैं समझता हूँ कि हमें इधर उधर देखने की ज़रूरत भी ना हो और ये काम अल्लाह पाक के काम अल्लाह ही करवाता है। और मैं तो हमेशा ये कहता हुआ आया हूँ कि अरबों लोग होते हैं, उस अरबों लोगों में से मेरा रब जो है लाखों लोगों को चुनता है जिससे काम लेना चाहता है। अगर वो चाहे तो आदमी अगर अपनी नीयत के साथ चाहे एक खजूर ही बांट रहा हो या लाखों रुपए डोनेट कर रहा हो, अल्लाह नीयतों को देखने वाला है। तो लिहाजा हर शख्स अपने अपने हिस्से का काम करे, चाहे उसका आगाज़ खजूर बांटने से हो या 10 रुपये खैरात देने से हो। और जब ये खैरात जब देगा और दिल जमाई के साथ देगा तो आने वाला मुस्तकबिल, आने वाला वक्त जो है लाखों करोड़ों की इमदाद देने का सबक बनेंगे। और हमें ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ देना चाहिए, ऐसे लोगों की सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसे लोगों से अल्लाह पाक काम लेना चाहता है तो हमें दुआ करनी चाहिए कि हम अपना भी, अपने हिस्से का भी काम करें और सब के लिए अपने आप को भी पहचाने। और ये लोगों के लिए मैं हमेशा ये कहता हुआ आया हूँ, एक आखिरी जुमला कहना चाहूँगा कि हम जो है अल्लाह के यहाँ अपने इस नीयत के साथ कि ए अल्लाह तूने हमें इस काबिल किया कि हम लोगों की मदद कर सके, हम 2 रकात नफल शुक्राने के हमेशा अदा करते रहे ताकि ये सिलसिला जारी और सारी रहे और ये सिलसिला कहीं ना रुके। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह लाया तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।